आपको टैग दिया गया है इंडिया की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन का खिताब मिला है, जिसके लिए आप प्रेसिडेंट से भी मिले थे। मेरे पीछे से प्रेसिडेंट की एंट्री हुई। सबसे पहले मुझे देख के फील किया और दैट द मोमेंट जो क्लिक हो गया। वो फोटो मेरे आने से पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी। हर्षी, जैसे आप देख रहे हो, आई एम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। बाय बर्थ आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट। इसका इंडिया में ही नहीं, इवन अब्रॉड में भी कहीं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दांत हड्डी के आर पार होते थे और इनको बोल्टों से रोज सुबह कसा जाता था और मैं रोज चिल्लाती थी सुबह। जैसे मेरी बीमारी के दौरान कई फ्रैक्चर्स हुए, हड्डी टूट गई, अब पड़े हुए बेड पे। मुझे सुन के गूज बम्स आ रहे हैं। मैंने हमेशा अपने आसपास के बच्चों को फ्रेंडली जेस्चर दिया कि मुझसे दोस्ती करो, मैं आप जैसी ही हूँ। सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज आप थ्रू आउट दी पॉडकास्ट देखोगे मैं कई दूसरी दुनिया में पहुंच गई थी। मुझे लिटरली गूज बम्स आ रहे थे। यूजुअली जब हम पॉडकास्ट लेते हैं तो हम सोचते हैं कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछने हैं, पर कई सारे पॉडकास्ट ऐसे होते हैं जहां आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बीइंग ह्यूमन, हम हमेशा कंप्लेन कर रहे होते हैं दैट ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, बट आप अगर इनकी स्टोरी सुनोगे तो आपको समझ में आएगा दैट आपकी लाइफ में सब कुछ है। अगर आप एक फिजिकली डिसेबल्ड पैदा हुए हो, उसके बाद आपकी लाइफ में एन नंबर ऑफ चैलेंजेस हैं, स्कूल जाने से लेके कॉलेज जाने तक, उसके बाद इवन जॉब लेने के लिए भी चैलेंजेस है, जहां आपको एक जॉब पाने के लिए कई बार रिजेक्ट कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर फिजिकल डिसेबिलिटी, बट स्टिल आप उसको इतना स्पोर्टिंगली लेते हो, इतने कॉन्फिडेंटली लेते हो। मतलब थ्रू आउट द कॉन्वर्सेशन आई फाइंड अ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी happy whatever the situation life has thrown to her. एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन इनको इंडिया की टॉप 100 इन्फ्लुएंशियल वुमेन का अवार्ड भी मिल चुका है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राइट? सो लाइफ में आपकी जो भी सिचुएशन है, यू जस्ट हैव टू फाइट बैक। आई जस्ट लिटरली रिक्वेस्ट, वॉच दिस कंप्लीट पॉडकास्ट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। और आज के पॉडकास्ट में अ फीमेल विल बी टॉकिंग टू अ फीमेल, एंड हम बहुत सारे डिस्कशंस करने वाले हैं अबाउट पूनम श्रुति जी, जिनका मैं पॉडकास्ट लेने वाली हूँ। बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगी, बिकॉज होता क्या है, हम हमेशा लाइफ में जो हमारे पास होता है हम ये सोचते हैं यार मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। तो टच वुड, आई थिंक सबसे बड़ी चीज जो आपको गॉड ने दी है दैट इज आप हेल्दी हो, आपके दोनों हाथ हैं, दोनों पैर हैं। बहुत सारे लोगों को ये भी नहीं मिलता है, एंड स्टिल वो अपनी लाइफ में सिर्फ एक एटीट्यूड की नहीं मुझे कुछ करना है लगे रहते हैं, और उनमें से ही पूनम श्रुति जी हैं। तो मैं सवाल तो बहुत सारे स्टार्ट करूंगी जो हमने डिस्कशंस किए, बट उससे पहले आई जस्ट वांट थोड़ा सा अपने बारे में ऑडियंस को बताएं सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। हर्षी, जैसे आप देख रहे हो, आई एम डिफरेंटली एबल्ड पर्सन। बाय बर्थ आई एम सफरिंग फ्रॉम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्ट। इट्स अ रेयर डिसीज जो कि लाखों करोड़ों में किसी एक को होती है। और सबसे बड़ी बात, ये नॉन क्यूरेबल है। इसका इंडिया में ही नहीं, इवन अब्रॉड में भी कहीं इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एक्सेप्ट टायरिन और प्लेट्स बोर्ड्स लगा के आपके फ्रैक्चर्स को सपोर्ट कर सकते हैं। इस बीमारी में बोन्स इतनी फ्रजाइल होती हैं कि छोटा सा जर्क लगने से अगर कोई आपका हाथ भी तेजी से पकड़ ले तो आपके कभी भी कोई भी फ्रैक्चर हो सकता है। और टिल डे जितनी मेरी एज है उससे कई फ्रैक्चर्स हो चुके हैं। उन फ्रैक्चर्स को सपोर्ट करने के लिए मैं कितने ऑपरेशंस से गुजर चुकी हूँ और इस दोनों दौरान कई कई महीनों में बेड रिडन कंडीशन भी देखी है। यार मुझे सुन के गूज बम्स आ रहे हैं। मतलब हो क्या रहा है, जब आप बता रहे हो ना तो मैं खुद इमेजिन कर रही हूँ, एंड आई कैन। हर कोई बोलता है कि आप इतने आसानी से बता जाते हो, पर जो चीज आपने फेस की है वो कितना डिफिकल्ट होता है। शायद जो फ्रैक्चर्स के पेन है वो तो मुझे रोज ही होते हैं। मैंने स्टार्ट विद माय एंडेवर टैबलेट्स और एंड माय एंडेवर टैबलेट्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जब आप आपके पास कोई डिसेबिलिटी फ्रॉम सिंस चाइल्डहुड है, तो फैमिली का सपोर्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज बहुत मैटर करता है कि आप किस तरह के लोगों से सराउंडेड हो। ठीक है, आपके केस में एक ये चीज तो है दैट यू आर लकी दैट योर फैमिली इज विद यू। कई केसेस में जब बच्चा ऐसा पैदा होता है तो फैमिली एक्सेप्ट ही नहीं करती है, ठीक है, और छोड़ देती है, या फिर कहीं हमें ये नहीं चाहिए।
तो आपकी फैमिली का क्या रिएक्शन था, क्या सपोर्ट रहा थ्रू आउट योर जर्नी? कुछ दिन पहले मेरे फादर से मेरी बात हो रही थी, तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि जब मैं पैदा हुई थी तब पापा उस टाइम 25 ईयर्स के थे। मैंने कहा आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा, एक 25 साल का लड़का, यंग बिल्कुल, उसके सामने इतना बड़ा चैलेंज आ गया कि एक छोटी सी बच्ची उसकी, जैसे जिंदगी भर उसे कांच के टुकड़े की तरह संभाल के रखना है। पापा बड़े बड़े बिल्कुल हेल्दी वुमन का रिप्लाई था। अरे हमने तो उस चैलेंज को बड़े अच्छे से एक्सेप्ट किया और आज उसका रिजल्ट देख ही नहीं हो तुम, कोई कमी देखी तुमने? आई थिंक ये इस वजह से भी क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड रहा है, हाँ, राइट, वो आर्मी का रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्चुअली और आर्मी में जो लोग रहते हैं ना, उनका वो फाइटिंग स्पिरिट। यस, वो बहुत स्ट्रांग होता है हाँ। एक नॉर्मल पर्सन से, एंड उसी फाइटिंग स्पिरिट में उन्होंने इस चीज को लिया, एंड दैट इज द रीजन यू नो हम यहाँ बैठ के और पॉडकास्ट ले उन्होंने रहे हैं। मुझे हमेशा सिखाया, जब भी जैसे मेरी बीमारी के दौरान कई फ्रैक्चर्स हुए, हड्डी टूट गई, अब पड़े हुए बेड पे, तो उनका ही था कि वापस उठ खड़े होना है, वापस कुछ करना है, उठो करना है, ऐसे कैसे दर्द में पड़े हुए हो। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि ठीक है, ये तो फैमिली का सपोर्ट हो गया, आप बचपन में तो यू नो इतना सेंस नहीं होता, जब हम थोड़े से बड़े होते हैं, मेच्योर होते हैं, चीजों को समझने लगते हैं, तो हमें आपको भी लगता होगा कि मैं थोड़ा सा अलग हूँ बाकी बच्चों से। तो अभी तो आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये कॉन्फिडेंस मुझे लगता है आपको आपके फादर ने दिया है, और मतलब ये यूजुअली नहीं मिलता। जब कोई फिजिकली डिसेबल होता है तो मैंने देखा है वो ज्यादा डीमोरलाइज हो चुके होते हैं, राइट, वो बस सोचते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया है, अब ऐसे ही जीना है। तो लाइक आपके दिमाग में क्या पहला थॉट क्या था? मैं कभी भी अपने ऐसे फैमिली के साथ बाहर जाती थी हम्म। तो लोग मुझे देखते थे, हम्म। आके क्वेश्चन भी करते थे, ये ऐसे क्यों है, क्या हो गया इसको, बेचारी लड़की, भगवान ने बड़ा बुरा किया। तो पहले मुझे बुरा लगता था, मैं घर आके रोती भी थी। मेरे पापा ने मुझे समझाया, पता है तुम्हें क्यों देखते हैं सब, मैं क्यों देखते हैं, बाकी हमें तो कोई नहीं देख रहा ना। मैं कहा नहीं, क्योंकि हम सबकी तरह हैं, तुम अलग हो, स्पेशल हो, यू आर अ प्रिंसेस, ऐसे सब तुमको देखते हैं। तो वो चीज़ मुझे फील होने लगी, यस आई एम डिफरेंट, आई एम स्पेशल, ऐसा सब मुझे देखते हैं। और इस चीज़ को मैंने इतने अच्छे से अडेप्ट कर लिया कि अब जब मैं बाहर जाती थी कोई नहीं देख सकता, पापा को देख नहीं रहे। यू नो आई थिंक बहुत और सारे धीरे धीरे जब मैं बड़ी, मैं इस बीमारी के साथ ही दुनिया में आई और इस बीमारी के साथ ही बड़ी हुई। पर जो आज मेरा कॉन्फिडेंस है, सारी चीज़ें, या मैंने कभी बीमारी को अलग नहीं लिया, ये जस्ट बिकॉज इसलिए क्योंकि मेरी पूरी पढ़ाई नॉर्मल बच्चों के बीच हुई है। मेरे पापा को कई लोगों ने बोला इसे स्पेशल स्कूल में डालो, वहाँ ज़्यादा केयर होगी, आपको इतना टेक केयर नहीं करना पड़ेगा, वो लोग टेक केयर करेंगे। पर मेरे पापा का इनिशिएटिव था कि नहीं, हम टेक केयर करने के लिए तैयार हैं, पर मेरी बच्ची कुछ अलग नहीं है, वो सबकी तरह ही है, वो सबके साथ पढ़ेगी। मेरे पेरेंट्स ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे उठाई। मेरी मम्मा स्कूल के बाहर बैठी रहती थी, जितने घंटे में स्कूल में होती थी कि लड़की अंदर पढ़ रही है, अब पढ़ाया उन्होंने नॉर्मल बच्चों के बीच में। जो मैं नॉर्मल बच्चों के बीच बड़ी हुई तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैं अलग हूँ, कि मुझे कोई बीमारी है। जब कभी हाथ पैर टूटते थे तो लगता था अरे मेरा हाथ टूट गया, पर कभी फील नहीं होता था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरा हमेशा मानना है, हम जैसा देते हैं वैसा हमको मिलता है। मैंने हमेशा अपने आसपास के बच्चों को एक फ्रेंडली जेस्चर दिया कि मुझसे दोस्ती करो, मैं आप जैसी ही हूँ, तो उन्होंने मुझे उनकी जैसा ही लिया, उन्होंने कभी अलग नहीं लिया। तो एज अ फ्रेंड उन्होंने मेरा पूरा टेक केयर किया। आई रियली ब्लेस्ड कि फैमिली ने सपोर्ट किया और मुझे बहुत अच्छे दोस्त मिले। अच्छा, इसमें आपने एक और चीज स्पेसिफाई की कि ठीक है, जब आप बाहर जाते थे एंड योर फादर यूज्ड टू मेक यू फील दैट यू नो यूर अ प्रिंसेस एंड यूर स्पेशल, राइट, इंस्टेड ऑफ कि ठीक है कोई कमी नहीं, यूर स्पेशल, यू नो तभी सब आपको देख रहे हैं। पर जब आप स्कूल गए होंगे इनिशियली तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स नहीं बने होंगे, तो उस टाइम पे तो पेरेंट्स भी साथ में नहीं है कि वो आपको थ्रू आउट द डे मोटिवेट कर सके कि नहीं पूनम, यू नो एवरीथिंग इज फाइन।
आप एक नए लोगों के बीच में। I share one incident. हम्म, First day of my school. हम्म, मेरे घर वालों ने ऊपर से कॉलर का बटन लगा दिया था। हम्म, अब मैं माइंड से इतनी स्ट्रांग हूँ, मुझे घर वालों ने इतना स्ट्रांग बना के भेजा था कि तुम्हें इतने घंटे वहां रहना है, कोई नहीं मिलेगा, मम्मी नहीं होगी, पापा नहीं होंगे, हम बाहर होंगे, पर हम हैं बाहर, अंदर कोई दिक्कत है, कुछ है, डरना मत, बस सबको बोल देना कि थोड़ा तुमसे दूर रहे, कोई तुम्हें धक्का ना दे, और आवाज तेज करके बोलना ताकि तुम्हारी बात हर कोई सुने। हाँ ठीक है, मेंटली प्रिपेयर होके गई थी। जब स्कूल स्टार्ट हुआ, थोड़ी देर बाद मेरे गले में मुझे चुभने लगा, कॉलर में बटन सफोकेशन लेने लगा, पर मैंने किसी से बोला नहीं कि सबको ये ना लगे कि लड़की पैनिक कर रही है। मैं थोड़ी देर बाद स्टार्ट क्राइंग, टीचर ने मुझे क्या हो गया, मैंने मुझे बटन चुप रहा है, तो आपने बोला क्यों नहीं, मैं सबको लगेगा कि लड़की का फर्स्ट डे वो पैनिक कर रही है, अब मेरे मम्मी पापा परेशान हो जाएंगे। तो टीचर्स स्टैंडर्ड की मतलब इतनी से बच्ची में भी सबकी समझ है कि उसे परेशान नहीं करना किसी को। Oh my God. तो this is how you fight back in your school also, and धीरे धीरे फ्रेंड्स बने हैं। आपको अपनी स्कूल लाइफ में सबसे अच्छी चीज, सबसे मेमोरेबल चीज क्या लगती है? मेरे फ्रैक्चर्स होते थे, कभी कभी तो ऐसा होता था कमर से लेके प्लास्टर दोनों पैरों में, सिर्फ ऐसा कि आप चेयर पे ऐसे टिका के आपको बैठा दें, आपके पैर में बड़े बड़े लोहे के रिंग होते थे जिनके तार हड्डी के आर पार होते थे और जिनको बोल्टों से रोज सुबह कसा जाता था, और मैं रोज चिल्लाती थी सुबह, क्योंकि जब ये हड्डी को कस रहा है कोई तो अंदर से वो हड्डी स्ट्रेच करती थी। पर उस कंडीशन में भी जाके मैं एग्जाम देती थी। Oh God. मैंने बैठी हुई हूँ, मैं लिख रही हूँ। तो अमन, आप फिर पढ़ने में बहुत अच्छे थे या फिर इट वाज ठीक ठाक? अप एंड डाउन था। अच्छा। अगर आपकी तबीयत खराब नहीं हुई, फ्रैक्चर्स नहीं हुए, तो आपके अच्छे मार्क्स आ गए। अगर आपका फ्रैक्चर्स है कुछ है तो फिर एवरेज मार्क्स होते थे। ठीक है। पर आगे है कि एवरेज और अच्छा के बीच में रही हूँ। ओके। आपने ग्रेजुएशन में फिर क्या किया, कहाँ से किया? मैंने बीकॉम किया था नूतन कॉलेज से। अच्छा, नूतन कॉलेज से। ठीक है, मैं भी वहाँ से हायरिंग करती हूँ, बिकॉज व्हाई आई स्पेशली पर्सनली गो टू दैट स्पेसिफिक कॉलेज, क्योंकि बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं। हम कितना ही कहें कि हम एम्पावर हो चुके हैं, हमारी सोसाइटी चेंज हो चुकी है, अगर हम ऑन ग्राउंड रियलिटी देखें तो बचपन से ये अपब्रिंगिंग रहती है कि ठीक है तुम्हें, अब ऐसा है कि ठीक है हम पढ़ने भेजते हैं, तुम पढ़ लोगे तो तुम जाके फिर शादी हो जाएगी तुम्हारी। मैं अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे लोग गांव से आते हैं, बहुत सारे लोग बहुत छोटी फैमिली से आते हैं। जब मैं जाती हूँ हायरिंग करने के लिए तो आधे से ज़्यादा लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं मैं जहाँ जा रही हूँ वो सेफ भी है या नहीं है। और ट्रस्ट मी, मैंने कई सारे ऐसे लोग देखे हैं, आप इमेजिन करोगे, मेरी एक एक्स एम्प्लॉय थी, उसके फादर जोमेटो में डिलीवरी बॉय थे। वी हायर्ड हर, वी ट्रेन्ड हर एंड एवरीथिंग, एंड आप सोचो अपनी फैमिली को हैंडल करिए, वो देख के जो फीलिंग होती है ना, दैट आप जो काम कर रहे हो उसमें कुछ तो बात है, मतलब वो फीलिंग एक अलग लेवल की फीलिंग होती है। मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, मैं ऐसे कभी लड़कियों से इंटरेक्शन करने जाती हूँ गर्ल्स कॉलेज वगैरह में या किसी भी कॉलेज में, बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे आप छोड़ो। मेरा हमेशा मानना है कि लड़की पढ़ ले, जॉब कर रही है, सब है, हम कह रहे हैं वो एम्पावर है, पर वो एम्पावर कैसे है? बाय फाइनेंशियली, ठीक है, कि वो अर्न कर रही है, पढ़ ली, जॉब कर रही है, अर्न कर रही है, वो एम्पावर है। पर मैंने कई लड़कियां ऐसे देखे जो अर्न कर रही हैं, वो एम्पावर नहीं, क्योंकि मेरा मानना है एम्पावरमेंट फ्रॉम हियर। आपका एम्पावरमेंट होता है आपके सोच से। वो लड़की एम्पावर है। मेरे साथी कुछ थी जो जॉब करती थी, वो जॉब कर रही है, सब है, पर शी इज वेटिंग कि उसके पापा आएंगे और उनको लेके जाएंगे। यार यू आर कैपेबल, आपके पैर है, हाथ है, सब है, आप अपने फादर के लिए क्यों वेट कर रहे हो? आपको गाड़ी चलानी नहीं आती, कोई बात नहीं, ठीक है, क्या क्यों किसी पर डिपेंडेंट हो? आप जा सकते हो, क्योंकि आपकी सोच से आप अभी भी डिपेंडेंट हो। आई एग्री। तो एम्पावरमेंट है फ्रॉम हियर। उसका रीजन बहुत, जैसे फॉर एग्जांपल आप इतने कॉन्फिडेंट हो, हर चीज में एक फाइटिंग स्पिरिट है, दैट्स बिकॉज ऑफ योर फैमिली, right? Your father always taught you that you have to fight back, this is like this.
बट हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ बचपन से पेरेंट्स वो अपने बच्चे से प्यार बहुत करते हैं, आइदर इट्स अ गर्ल और अ बॉय, पर एक थॉट प्रोसेस है कि ठीक है ये चीजें लड़के के लिए है, ये चीजें सही है लड़की के एकदम लिए, और वो उनके दिमाग में फीड हो चुकी है अभी भी, राइट, कि हम एडुकेटेड अब वो हो रही हैं, जॉब भी कर रही हैं, बट जो आपने एक वर्ड बोला ना वो अभी भी एम्पावर्ड नहीं है, ठीक है। तो हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं बाय मेकिंग ऑल दीज वीडियोस, राइट। मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि क्या होता है कि जो आप कह रहे हो ना फैमिली का, हाँ फैमिली प्लेज अ मेजर रोल इन ऑल दिस थिंग। पर जैसे मेरी फैमिली है, उन्हें पता है लड़की के साथ हमेशा रिस्क है, कहीं बाहर जाएगी, जैसे आप मेरा एनजीओ का काम है, उसके चक्कर में जब ट्रैवल करना पड़ता है, या मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाती हूँ, तो उनको पता है इसके साथ हमेशा एक रिस्क फैक्टर है, कहीं भी जाएगी एटीट्यूड सकती कुछ है, और ऐसा नहीं है, हुआ है, दिक्कतें भी हुई हैं, पर उन्होंने कभी उस चीज पे रोक नहीं लगाया, क्या वैसा हो जाएगा तो तुम मत जाओ, हड्डी टूट जाएगी तो मत जाओ। मतलब उन्होंने मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिया है कि लड़की जाएगी तो अपना टेक केयर करेगी। तो मैं हर लड़की से यही बोलती हूँ कि अपने घर वालों को इतना यकीन दिलाओ, उनको ट्रस्ट दो इतना कि अगर आपने घर के बाहर कदम रखा है तो आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उनके एक्सपेक्टेशन और उनकी जिम्मेदारियों को पूरा करोगे। आप कोई भी लापरवाही वाली चीज नहीं करोगे। इससे इतना भरोसा कैसे आएगा? आपके एक्शन से, आपके काम करने के तरीके से, और आपके जो आपने करके उनको दिखाया, उससे घर वाले आप पे यकीन करेंगे। ऐसे आपको घर वालों को यकीन देना पड़ेगा, एक ट्रस्ट बॉन्ड डेवलप करना पड़ेगा, चाहे घर वाले हों या सोसाइटी हो या कोई भी हो। आप पे क्यों कोई भरोसा करेगा जब तक आप डेवलप नहीं करोगे तो। ओके, आई ऑल्सो हैव दिस क्वेश्चन कि आपने बीकॉम के बाद जैसे आप बता रहे थे कि आपने सोचा कि आपको एमबीए करना है, तो एमबीए ही क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ माई 12th मैं कोई बिजनेस मैगजीन्स पढ़ती थी, तो मुझे ना बड़ा बिजनेस टाइकून्स वगैरह के आर्टिकल्स आते थे, देख के लगता था, सोचती थी मैं भी एक दिन ऐसा कुछ किसी मैनेजर पोजीशन पे जाऊंगी या खुद का बिजनेस करूंगी, ऐसा कुछ करूंगी। तो अभी स्कूल की जर्नी अच्छी थी, कॉलेज में भी आई मीन पीपल वर सपोर्टिव, दे वर लाइक? कॉलेज 12th तक आप पढ़े कोजी एनवायरनमेंट में, अपने लोग, अपने टीचर्स, अपने दोस्त, 12 साल एक ही सिस्टम, तो आप वहाँ के राजा हो जाते हो कि भाई ये सब अपने जैसा है, नथिंग चेंज। पर जब आपको स्टेप आउट करना है, आपको कॉलेज जाना है, तो एक फेयर फैक्टर था कि आप कॉलेज जाओगे, नए लोग, नई चीजें। पर जो 12 साल में मैंने कॉन्फिडेंस गेन किया था, नए लोगों से मिलने का, बात करने का, वो मेरे कॉलेज में काम आया। मतलब कॉलेज का आई थिंक सेकंड डे था, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे जो मुझे पहले दिन ही चलो आप तुमको कैंटीन लेके चलते हैं। एंड यही सेम चीज एमबीए में भी रही? एमबीए में इससे बेटर था। अच्छा, इससे बेटर था। ठीक है, आई थिंक दैट्स बिकॉज ऑफ योर कॉन्फिडेंस कि पीपल बिकम कंफर्टेबल कि ठीक है। मैंने लोग पहले डरते हैं यार इसको उठाएंगे कहीं हड्डी ना टूट जाए, तो नहीं कुछ नहीं होगा, जहाँ कुछ होगा मैं खुद ही पहले आप वरी मत करो, आप कॉन्फिडेंस के साथ उठाओ बस। अगर आप डर गए तो जरूर हड्डी टूट जाएगी। आप कॉन्फिडेंस से उठाओ, सब ठीक है। ऑल्सो यू नो आप एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि आपके एमबीए के बाद आप यू वांटेड टू बिकम मैनेजर, ठीक है, एंड दैट टू आप एचआर फील्ड में जाना चाहते थे अपना करियर, आपने बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज दिए, तो कैसा एक्सपीरियंस था यू नो? मैंने स्टार्टेड में एमबीए, तो होता ना एमबीए के बच्चे एक अलग ही उत्साह थे, कैंपस ये कंपनी आएगी, यहाँ कैंपस करना है, तैयारी। तो मैं भी स्टार्ट हो गई थी, मुझे नहीं पता था कि उधर पर मतलब उस टाइम तक मुझे डिसेबिलिटी क्या होती है मुझे नहीं पता था। मुझे ऐसा मैं भी नॉर्मल हूँ, जैसे आप हो वैसे मैं हूँ, मैं कुछ अलग नहीं हूँ, बस आप चल सकते हो मैं चल नहीं सकती हूँ, बस ये था। मतलब मैं आज भी सोचती हूँ जैसे मैं डम थी, मैं कितना मेजर अंतर है, उस अंतर को मैं कल समझाने। जब मैं प्लेसमेंट कमेटी की मेंबर थी, तो कंपनीज आ रही हैं, तैयारी कर रहे हैं हम लोग, तो और एक्साइटमेंट होता था, सब हमें पता है कंपनी आ रही है, सारी चीजें। जब कंपनी आना शुरू हुई और जब हमने इंटरव्यू देने शुरू करे, हर किसी का इंटरव्यू चले आधा घंटे, मेरा हो जाए 5 मिनट में क्योंकि कोई पूछता नहीं था कोई।
ओह आप आए हो, ओह वेरी सेटबैक, सफर फ्रॉम, ओके ओके ओके, क्या करने आ गया, अच्छा ठीक है, ओके फाइन, खत्म. Why did you choose MBA? You come in a wrong field. हम्म, मतलब बहुत अलग अलग तरह के रिजेक्शंस देखे, पर जब जितनी बार रिजेक्ट होते थे, घर आती थी मैं, रोती थी, पर नेक्स्ट डे मैं वापस उसे मोटिवेशन के साथ रेडी रहती थी. और अगर कभी कभी होता था कि कोई चीज, कोई रिजेक्शन ज्यादा बुरा लग गया, तो 2 दिन रोती थी. तो क्या होता था, तीसरे दिन मेरे सारे एमबी के दोस्त आके घर पर बैठ जाते थे कि चलो उठ कर चलना वापस. so nice of your friends. सीरियसली तो फिर हाउ डिड यू लैंड अप योर फर्स्ट जॉब? आपने आई थिंक 6 साल काम भी किया इस कंपनी के साथ. मेरे सारे दोस्त प्लेस हो चुके थे, हम्म, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ था, पर किसी की ज्वाइनिंग नहीं आई थी. तो उस टाइम पे मैं सोचती थी कि अब तो सब ज्वाइन कर लेंगे, कोई मुझसे मिलेगा नहीं, मतलब खत्म, टाइम खत्म. तो आपको क्या करना है, आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो घर पर बैठ के. मैंने मन बना लिया था, चलो एग्जाम की तैयारी करते हैं. शायद मैंने एग्जाम की तैयारी के लिए बुक्स निकाली थी, चलो पढ़ाई करेंगे अपन. और नेक्स्ट डे मैं पेपर में क्या देखा, कुछ एचआर रिक्रूटर्स के लिए पोजीशन आई थी, 7 MBA ग्रेजुएट चाहिए थे, वॉक इन था. मैंने देखा, मैं कहा छोड़े तेरे रिजेक्शन हुए, क्या जाना. मैं अंदर से आवाज आई, लेट्स वन मोर ट्राई. इतनी बार रिजेक्ट हुआ, एक बार और सही. मैं जिन हालत में घर में, जिन कपड़ों में थी, रिजेक्ट ही तो होना है, इन्हीं कपड़ों में चलते हैं, उसी हालत में मैं गई. मैं देखा वहां पे करीब 100 से 150 लोग थे. मैंने यहाँ क्या होगा, जब क्लोज कैंपस है आप सिलेक्ट नहीं हुए, यहाँ क्या होगा. मैं चलो ठीक है, फिर भी एक और ट्राई मारते हैं. जैसे डायरेक्टर के पास गई इंटरव्यू देने, उन्होंने देखा ओके, तो मैंने छूटते उन्हें बोला कि सर मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि अगर आपको मुझे हायर नहीं करना ड्यू टू माई डिसेबिलिटी, तो मेरे मुंह पे ये चीज आप क्लियर बोलना कि तुम्हें सारी क्वालिफिकेशन है, सारी स्किल है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ योर डिसेबिलिटी वी आर नॉट गोइंग टू हायर. मैं सुनना चाहती हूँ. कहते हम ऐसा क्यों बोलेंगे. नहीं, क्योंकि मैं अभी तक बहुत रिएक्शन देख चुकी हूँ, इसलिए. कहते जस्ट गिव मी अ मिनट. वो गए, उन्हें अपने अपर डायरेक्टर से बात की और उन्हें लेकर आए साथ में. कहते हम तुम्हें क्यों नहीं हायर करेंगे, वी आर गोइंग टू हायर यू. ओके, तो आपने उसी सेम कंपनी के साथ ऑलमोस्ट 6 साल काम किया. तो फिर ये और 6 सालों में ऐसा होता था कि मैं हमें एक तो परफॉर्मर ऑफ द एम्प्लॉय हुआ करती थी, प्लस मैं कभी भी लेट नहीं होती थी. इवन ऐसा होता था कि अगर ऑफिस खुलने का टाइम 9:30 है, तो मैं 9 बजे ऑफिस के बाहर होती थी. कभी कभी तो ऑफिस खुलवाते थे कि ऑफिस खोलो. सो डेडिकेशन भी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? कई बार क्या होता है मतलब मुझे लगता था कि किसी ने मुझे मौका दिया, हम तो कभी उसको लेट डाउन. सवाल उठाने का मौका नहीं देना चाहिए कि लड़की परफॉर्म नहीं कर पाई. फिर आपने फिर जॉब छोड़ने का सोचा कब? एक्चुअली वो जॉब 6 साल में एक तरह का ही काम कर रही थी, और इन 6 साल के दौरान भी मैं, क्योंकि टैलेंट एक्विजिशन का काम था, आप कई लोगों से इंटरेक्ट करते हो ऑन कॉल, कई कैंपस भी लेने जाती थी मैं, तो कई लोगों से मिलते भी हूँ, स्टूडेंट से भी. तो कई डिसेबल मुझे मिले जिनकी सेम प्रॉब्लम थी कि उनको ड्यू टू डिसेबिलिटी हायर नहीं कर रहा था कोई. मैंने कहा मैंने तो जॉब मिल गई मुझे, पर जो ये लोग परेशान है, सब एक ही दौर से गुजर रहे हैं, तो मतलब ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम है. तो मेरे पास वक्त है, मेरे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि मेरी सैलरी से घर का खर्चा चलना है. मेरे पास वक्त है, मैं अपने समय को यूटिलाइज कर सकती हूँ, मेरे अंदर ज्यादा कैलिबर है, मैं अच्छा काम कर सकती हूँ. तो मैंने फिर अपना मन बनाया और जॉब क्विट करके फिर आई स्टार्टेड माय ओन. So, जब आपने स्टार्ट किया होगा तो ऑब्वियसली चैलेंजेस तो वहां पे भी होंगे. और आपकी कंपनी, जो फर्स्ट कंपनी थी, वो एग्जैक्टली क्या करती क्या थी? मैंने स्टार्ट किया सिर्फ थॉट के साथ, हम्म
मेरा कोई मोटिव नहीं था कि मैं कंपनी स्टार्ट करूंगी या एनजीओ स्टार्ट करूंगी, कोई मोटिव नहीं था। आई स्टार्ट विद द थॉट कि कुछ ऐसा होगा और मतलब मैं कुछ लोगों ने जो कांटेक्ट में आएंगे डिसेबल लोग, तो मैं फेसबुक या इंटरनेट के माध्यम से मैं एचआर को कांटेक्ट करूंगी, उन्हें बोलूंगी कि इनको जॉब की जरूरत है, इस तरीके से मीडियम बनूंगी। तो मुझे समझ आया कि नहीं, काम ऐसा नहीं चलता, वी नीड अ सिस्टम, एक सिस्टम चाहिए इसके लिए। फिर मैंने जॉब के लिए अप्रोच करना शुरू किया कि डिसेबल्स को कंपनीज हायर करें। फिर मैंने देखा जो कंपनीज के रिक्वायरमेंट थे उसके अकॉर्डिंग हमारे पास डिफरेंटली एबल्ड नहीं थे, उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं था, या वो क्वालिफाइड नहीं थे, या उनके आईटी स्किल्स अच्छे नहीं थे। तो मुझे लगा हमें इनके स्किल्स पे काम करना जरूरी है। जब उनके स्किल पे काम करने के लिए प्लान किया तो लगा कि उस तरह के लोग ही नहीं है। फिर मैंने लोगों को जोड़ना शुरू किया, तो धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप चलती नहीं, और आई स्टार्टेड माय उद्दीप इन 2014। 2014 और उद्दीप आप अभी भी चला रहे हैं, तो इसमें आप जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं उनको एम्पावर करते हैं। उन्हें स्किल ट्रेनिंग देते हैं हम लोग, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं, और जो बच्चे एजुकेशन तक नहीं पहुंच पा रहे तो मैं ऑनलाइन एजुकेशन देना शुरू किया मैंने उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए। आपके साथ एक और एचआर कंपनी है जिसका हम डिस्कशन And recently I started my HR firm, Pay Tracker HR Services. इस फर्म को स्टार्ट करने का जो मेन मोटिव है, क्योंकि जो मेरा उद्दीप है, मेरा एनजीओ, इससे कहीं से कोई फंडिंग नहीं है। अब बिना फंड्स कोई भी चीज को इनिशिएटिव को चलाना इट्स अ टास्क। तो आई स्टार्टेड माय एचआर फर्म कि मैंने सोचा जो काम मुझे आता है उस काम से मैं अर्न करूं, और उससे अर्न करके जो मुझे मिलेगा उसको मैं अपने एनजीओ में इन्वेस्ट करूं। तो ऐसा एक चैनल मैंने सोचा है कि चैनल के थ्रू हम फंडिंग अर्न कर सकते हैं। प्लस इस कंपनी में मैं उन डिसेबल्स को हायर करूंगी जो घर से काम कर सकते हैं और जिनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, तो उनको मैं अपनी कंपनी में एज अ टैलेंट एक्विजिशन हायर करूंगी। ओके, मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि आपका जो उड़ीप है उसके कोई फंडिंग नहीं है। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं जो एनजीओ को फंड्स करते हैं। यू कैन इवन रीच आउट टू गवर्नमेंट ऑल्सो, राइट? क्योंकि ऐसे कॉज के लिए मुझे लगता है कि दे शुड सपोर्ट एंड माइट बी दे विल सपोर्ट। तो आपने गवर्नमेंट को या फिर फंडिंग के लिए किसी को रीच आउट क्यों नहीं किया? गवर्नमेंट को फंडिंग के लिए रीच आउट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज इन टू वे। पहला चैलेंज कि आपको गवर्नमेंट के चक्कर लगाने हैं और फिर उसके आज ये बाबू नहीं है, आज बड़े बाबू नहीं है, आज छोटे बाबू नहीं है, अपनी फाइल को यहाँ छोड़ जाओ, 4 दिन बाद कोई आएगा तब देखेगा, अभी ऑर्डर चल रहा है, अभी टीम बैठेगी, टीम देखेगी। मतलब अगर चक्कर लगाने पर इंसान आया तो मतलब उसकी जिंदगी उनके चक्कर लगाने में निकल जाएगी। दूसरा, आप जिसके पास भी जाओगे उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि अच्छा प्रोजेक्ट ले आए हो, मैंने आपको सरकार से पैसा मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा? आपको फाइल पास करने का। क्या हमारे यहाँ एक कल्चर डेवलप हो चुका है, करप्शन करना इज अ कल्चर, मतलब एक फैशन की तरह है कि अगर वो पैसा नहीं मांग रहा, आपसे अपना कट नहीं मांग रहा, तो वो कुछ गलत कर रहा है। कट मांग रहा है तो उसका हक है। मतलब अगर गवर्नमेंट आपको किसी काम के लिए पैसे दे रही है, प्रोजेक्ट के लिए, तो जो वहां पे बाबू बैठा है अगर वो वहां पे अपना परसेंटेज मांग रहा है तो उसका हक है। क्यों हक है यार? आपको सैलरी मिलती है ना, तो आपको आपके काम की सैलरी मिलती है, और जो वो फंड ले रहा है वो डेवलपमेंट के लिए ले रहा है। ठीक है, होते हैं कई लोग जितना पैसा लेते हैं उतना डेवलपमेंट नहीं करते, पर हर कोई गलत नहीं होता है। मैं तो कह रही हूँ आप कमेटी बैठाओ ना, उनका पूरा एनालिसिस करो कि जितना पैसा आया उसका पूरा यूटिलाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। पर ऐसे कट मत मांगो। कट मांग के ऐसा लगता है, कोई भी कट मांगता है मुझे इतना गुस्सा आता है, ऐसे किसी मेरे लीवर किडनी मांग ली है। सीरियसली, मतलब मुझे अंदर से फील आता है दिस इज रॉन्ग, ये गलत है।
एक गवर्नमेंट ऑफिशियल थे, मैं नाम नहीं लूंगी, हाँ, उन्होंने मुझसे बोला था कि पूनम तुम इस तरीके से काम करोगी तुम सरवाइव नहीं कर पाओगी। तो मैंने उन्हें क्लियर बोला था कि मैं सरवाइव करूं या नहीं करूं, पर मुझे इतना पता है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ। दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। मैं गलत नहीं करूंगी। मैं कह रही हूँ कट देना गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि अगर आपको सैलरी नहीं मिल रही होती तो आप मांगते ठीक है, पर आपको सैलरी मिल रही है, यू आर पेड, तो व्हाई यू आस्किंग फॉर कट? पैशन है और यू डोंट बिलीव। कहते ना करप्शन रुक गया है, करप्शन नहीं रुका है। करप्शन आज भी उसी तरीके से दौड़ रहा है, बल्कि तेजी से दौड़ रहा है और उसके तरीके चेंज हो गए। एग्जैक्टली, करप्शन के पूरे तरीके चेंज हो गए। पहले साफ साफ मांगते थे, आज तो मांगने के तरीके चेंज है। इवन गवर्नमेंट ने तरीके चेंज करती है। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप यूजुअली अपनी पढ़ाई भी की, बहुत सारे लोगों की हॉबी होती है स्पोर्ट्स या कोई चीज, आपकी क्या क्या हॉबीज हैं? आप अपने फ्री टाइम में क्या करती हैं? फ्री टाइम में मुझे मेरे दोस्तों के साथ घूमना बहुत पसंद अच्छा, तो यही आपको पसंद है, आपकी हॉबी यही है कि फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना? है। हॉबी तो बेसिकली ऐसा है कि लाइक कभी मूवीज देख लिया। सही बोलूं कि जब से मैंने कंपनी स्टार्ट किया, इंडिया स्टार्ट किया, हॉबीज के लिए वक्त नहीं मिलता। और अब तो मुझे याद भी नहीं कि मैं बहुत जब छोटी थी पेंटिंग्स करती थी, कितने टाइम होता था। बच्चे खेल रहे हैं बाहर, आप खेलने नहीं जा सकते, तो आप क्या करोगे? आप पेंटिंग करोगे। पर अब वक्त नहीं मिलता, तो वो पेंटिंग भी छूट गई है। और हॉबीज के नाम पे शायद मुझे याद भी नहीं कि मैंने लास्ट कब क्या किया था। नहीं, नहीं, मैं इसको खुद भी एग्री करूँगी, बिकॉज़ यूजुअली होता क्या है, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो पहले तो आपका फ्रेंड सर्कल कम होता जाता है, बिकॉज़ आपको उनको रिटेन करने के लिए भी टाइम देने की ज़रूरत है, जो आपके पास खुद ही नहीं होता। जब आप ग्रो करने में लगे हो, तो कभी आप 10 घंटे काम कर रहे हो, कभी आप 12 घंटे काम कर रहे हो, कभी आप 14 घंटे काम कर रहे हो। तो आपकी हॉबीज़। और एक और चीज होती है, हुँ, हम जो सेज उसमें आ चुके हैं, हुँ, तो सब अपने अपनी लाइफ में बिज़ी बिजी भी हैं। होते जाते हैं। एग्रीड, एग्रीड। अब मेरा एक और क्वेश्चन है, आई थिंक हमने आपके स्कूल, आपके कॉलेज सबकी बात कर ली। आपको क्या लगता है, जैसे आपने ये तो बता दिया कि गवर्नमेंट में उतना सपोर्ट नहीं है, आपको बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं अगर आपको कोई काम कराना है। नहीं, चक्कर काटने पड़ते हैं, ऐसे मैंने काटे ही नहीं, ऐसे मैं गई नहीं फाइल लेके। नहीं, नहीं, दैट इज़ ट्रू, बट ठीक है, आप तो बहुत एम्पावर्ड हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको क्लैरिटी है आपको क्या करना है, पर अगर हम 95% फिज़िकली डिसेबल्ड लोगों की बात करें, तो अपनी लाइफ में एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है? वो उतने कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते हैं, वो हमेशा एक ऐसे फ़ेज़ में है जहाँ पे वो हमेशा ये सोच रहे हैं दैट मेरे साथ ये हुआ, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो अपनी लाइफ में बहुत स इसका रीज़न कई बार फैमिली भी होती है, कई बार सोसाइटी भी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या चीज़ें करनी चाहिए सो दैट दे शुड फील कि दे आर आल्सो लाइक नॉर्मल पीपल? बिकॉज़ आप इतने कॉन्फिडेंट इसलिए हो क्योंकि आपको शुरू से ये फील कराया गया है कि यू आर लाइक सेम। मैं ये बोलना चाहूंगी कि जो आपने बोला, हुँ, मैं रिसेंटली लाइन खुद के लिए बोली थी हुँ, कि फर्स्ट एक्सेप्ट योरसेल्फ, हुँ, तब दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। हुँ, आज से करीब 5 साल पहले मुझे ब्रेन हेमरेज पे हो गया था। तो उस ब्रेन हेमरेज के वजह से मैं 3 महीने कोमा में थी और मेरा पूरा लेफ्ट साइड पैरालिसिस भी हो गया था। तो मेरी वॉइस मैं खो चुकी थी, तो उस चीज़ से मैंने ओवरकम किया है, अपनी वॉइस वापस लेकर आई हूँ, अपना पैरालिसिस मैंने ठीक किया है। और ब्रेन हेमरेज जैसे मतलब वो 1 साल का गैप हो गया था, तो पूरा मैं पीछे चली गई थी अपने काम सारी चीज को लेकर। तो जो बहुत सारी चीजें मेरी बॉडी में भी अब इसके बाद भी चेंज हो गई, लाइक आई पुट ऑन माय वेट। ठीक है, तो मुझे भी उठने बैठने में अब दिक्कत है, पेरेंट्स को भी उठाने में दिक्कत हो रही है। कई लोगों ने आके बोला, हाँ पूनम तुम कितनी मोटी हो गई हो, तुम ऐसा हो गया है। मैं पहले बुरा लगा, कुछ मन तब बुरा लगा, फिर मैंने अपने आप को समझाया, हो गई तो हो गई, कौन सा बहुत बड़ी चीज हो गई, मैंने कोई क्राइम नहीं किया। पहले मुझे अपने आप को एक्सेप्ट करना है कि जो हुआ वो हुआ, ठीक है, परफेक्ट जो हूँ मैं ऐसे ही हूँ। आपको मुझे ले टेक इट और लीव इट, लेना है देखना है देखो, नहीं देखना है मत देखो, मैं तो ऐसे ही हूँ।
मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया। मैंने कहा पहले आप खुद को एक्सेप्ट करो, तब दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी। तो मैं सारे लिसनर्स को ये बोलना चाहूंगी, पर्पस बनाओ लाइफ में। कौन कैसा दिख रहा है क्या है नहीं हमें नहीं पता। अगर आपको पर्पस ओरिएंटेड हो आपकी लाइफ कि आपको कुछ करना है, आपका नाम बनाना है, अपनी पहचान बनाना है, जिंदगी एक ही बार मिलती है। अब जिंदगी को पूरा यूटिलाइज करना है। हमें ऐसे मिली है, किसी को वैसे मिली है। अगर ऐसे मिली है तो उसके पीछे भी ऊपर वाले का कोई मकसद है। वो हमसे कुछ अलग करवाना चाहता है। तो जो अलग करवाना चाहता है तो उसके मकसद को समझो, उसके मैसेज को समझो और उस काम की ओर आगे बढ़ो। छोटी चीज पर फोकस मत करो, बड़े विजन पे फोकस करो। जब बड़े विजन पे फोकस करोगे तो ये सारी चीजें आपको इतना प्रभाव नहीं डालेंगी। मेरे एक और क्वेश्चन है आपके आपने शायद इनिशियली एक चीज़ बोली थी कि आपके स्कूल के टाइम पे, आपके कॉलेज के टाइम पे भी कई सारे फ्रैक्चर्स हुए, आप कई महीनों तक हॉस्पिटल में पड़े थे। जैसे अभी आपने ब्रेन हैमरेज का बोला, आप 3 महीने कोमा में थे। कभी तो ऐसा फ़ील हुआ होगा ना कि आपको लगता होगा कि यार ये मतलब क्या चल रहा है मेरे साथ, राइट? हाँ, मैं ही क्यों मैं ही क्यों? होता है, बीइंग अ ह्यूमन होता है कि लगता है कि मैं ही क्यों। हुँ, मेरे आसपास वाले सब मजे कर रहे हैं, कोई अब्रॉड में है, कोई कहीं, और आप कहाँ पलंग पे पड़े हो वही टूटा हाथ पैर लेकर या कोई और तकलीफ लेकर। मैं ही क्यों, मैंने ऐसा क्या किया। पर अंदर वो सेकंड मोमेंट वही एक आवाज आती है कि मैं बहुत सही कंडीशन में हूँ जो हूँ। मुझसे भी लोग कई बहुत बुरी कंडीशन में हैं। ऐसे जो मैं हूँ, जहाँ हूँ, मैं इससे बुरी भी हो सकती थी। ऐसे बेटर है मैं जहाँ हूँ ठीक, ऐसे मुझे जो है उसको अच्छा करना है। ये सोच के कि मैं क्यों, मुझे बुरा नहीं करना अपने साथ। मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं हमेशा इस पर सोचती हूँ कि मैं और क्या नया कर सकती हूँ और क्या बेटर कर सकती हूँ। एक और चीज़ आपको टैग दिया गया है इंडिया की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन का खिताब मिला है, जिसके लिए आप प्रेसिडेंट से भी मिले थे। तो पहले तो जब आपको ये मिला, क्या फीलिंग थी? फैमिली का क्या रिएक्शन था? सेकंड, जब आप प्रेसिडेंट से मिले, वहाँ पे और भी जो इंडिया की इन्फ्लुएंशियल वुमेन है वो भी थी। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था? मैं ये अपने जॉब के दौरान मैं कुछ एनजीओ वगैरह के बारे में सर्च आउट कर रही थी। तो आई कम अक्रॉस अ पिक्चर जहाँ एक लेडी को प्रेसिडेंट अवार्ड दे रहे थे। हुँ, मेरे अंदर से एक आवाज आई, एक दिन आएगा कि मेरे को भी ऐसे ही अवार्ड मिलेगा। और कुछ दिन बाद मैंने जॉब छोड़ा और स्टार्ट माय डूइंग वर्क। तो जब वो मेल आया कि आई वाज सिलेक्टेड इन 100 वुमेन अचीवर्स ऑफ इंडिया, 22 जनवरी को आपको दिल्ली आना है प्रेसिडेंट हाउस। मैंने खुद के लिए जो पहला शब्द था, वाओ यू डिड इट। मैं सीरियस थी, मतलब वो लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। अब जब मैं प्रेसिडेंट हाउस में थी, वो चीजें मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। आपके ऑफिस में हमसे जुड़ी एक स्टोरी है हुँ, जो मैं हर जगह शेयर करती हुँ, हूँ कि होता ना, वो स्टोरी हमेशा मुझे सिखाती है कि हम कभी किसी चीज में नेगेटिविटी देख रहे हैं, हुँ, पर यू नेवर नो वही चीज आपके लिए कब पॉजिटिव बन जाए। क्या हुआ था कि एक राष्ट्रपति भवन में प्रोटोकॉल होता है हर हुँ, चीज का। तो जो पिक्चर क्लिक होना था उसका भी एक प्रोटोकॉल था हुँ, कि कौन कहाँ खड़ा होगा। तो उन्होंने जो 2 व्हीलचेयर होल्डर थे, एक मैं और एक दिल्ली की थी, हुँ, तो दोनों व्हीलचेयर होल्डर को उन्होंने फ्रेम पे बिल्कुल कॉर्नर साइड रखा था, लेफ्ट एंड राइट, बीच में प्रेसिडेंट और बाकी सारी लेडीज। मैं जैसे फ्रेम देखा, मैंने क्या बकवास है ये, मैं इतना ट्रैवल करके यहाँ तक आई हूँ, फ्रेम के बिल्कुल कॉर्नर में रहूंगी तो मैं तो दिखूंगी ही नहीं। 100 लोग खड़े, हुँ, 100 में आप कहाँ दिखोगे। हुँ, मैं अंदर ही अंदर सोच रही थी दिस इज रॉन्ग, हुँ, ये गलत है। और वहां ऐसा तो है नहीं कि आप प्रेसिडेंट से हैंडशेक कर रहे हो, बात कर रहे हो, सेल्फी ले रहे हो, नॉट लाइक दैट। हुँ, मतलब आपने उनके साथ से ग्रीट कर लिया, ये सब बिग थिंग, क्योंकि प्रोटोकॉल होता है, हुँ, वहां से बात नहीं कर सकते। हुँ, तो क्या हुआ कि व्हीलचेयर
से जैसे फ्रेम की तरफ आगे बढ़ी और वहाँ उन्होंने बोला कि जस्ट पॉज फॉर अ मिनट, क्योंकि फ्रेम सेट हो रहा था। इतने में पीछे से प्रेसिडेंट की एंट्री हुई। प्रेसिडेंट की जैसे एंट्री हुई और उन्होंने सबसे पहले मुझे देख के ग्रीट किया, मैंने उन्हें ग्रीट किया और दैट द मोमेंट जो क्लिक हो गया। और वो मोमेंट ही सबसे पहले प्रेसिडेंट हाउस से एज अ वो रिलीज Circulate. करते हैं ना, ऑफिशियल सर्कुलेट। रिलीज करते हैं, तो ऑफिशियल रिलीज सबसे पहले वही मोमेंट रिलीज हुआ। वो फोटो मेरे आने से पहले सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी थी। आई थिंक फोटो आपने यहाँ उधर लगा भी रखी है। एक और चीज आप बहुत सारी ट्रॉफीज आपके ऑफिस में, आई थिंक काउंट करने बैठूं तो 10 मिनट से काउंट करने में कुछ लग तो जाए। अंदर पड़ी है, हाँ। जगह कम पड़ गई। तो कैसी फीलिंग होती है जब आप इतने सारे इवेंट्स में जाते हो, इतने सारे कोई लोग भी आपको आके मुझे लोग बोलते हैं ना कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम कुछ अर्न नहीं कर पाई अभी तक, यू नॉट अर्निंग फाइनेंशियली एनीथिंग। मैं कहा नो, मैंने फाइनेंशियली अर्न नहीं किया, मेरी जो इनकम है वो यही है। ओके। आप अगर लाइक फॉर एग्जांपल किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे होते और आपको कोई पॉलिसी में चेंज करने को बोला जाता, स्पेशली फॉर फिजिकली डिसेबल्ड पीपल, आप क्या चेंजेस करते? एजुकेशन सिस्टम सबसे पहले मैं चेंज करती, और दूसरा चेंज करती जॉब। और एक और चीज सबसे पहले में जो मैं आजकल कर भी रही हूँ, मैं एक कैंपेन रन कर रही हूँ, देव अनुभूति। देव मतलब दिव्यांग, अनुभूति मतलब फीलिंग, दिव्यांग की फीलिंग। इसको लेके मैं कॉर्पोरेट्स में जाती हूँ, स्कूल कॉलेज में जाती हूँ, बच्चों को, एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयर को ट्रेनिंग देती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि डिसेबल एटिकेट्स क्या है। हमारे यहाँ पे ये चीज मैंडेटरी नहीं है, पर अब्रॉड में ये चीज मैंडेटरी है। डिसेबल एटिकेट्स की ट्रेनिंग हर कॉर्पोरेट में, हर कॉलेज, इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, हर जगह इस तरह की ट्रेनिंग एम्प्लॉयज के लिए, बच्चों के लिए, आपके लिए मैंडेटरी है। हमारे यहाँ मैंडेटरी नहीं, बल्कि इवन आई प्रपोज कि ऐसा करना चाहिए कई जगह। मैं भी अभी प्रायोरिटी में नहीं है, आप ऐसी चीजें अभी प्रायोरिटी में नहीं है, कुछ और हो तो बताइए। और सोसाइटी क्या कर सकती है आप जैसे लोगों को नॉर्मल फील कराने के लिए? क्या चेंजेस करनी चाहिए, क्या चीजें उन्हें? बिकॉज यूजुअली क्या होता है, जो मुझे लगता है, दिस इज माई पर्सनल फीलिंग, बिकॉज जब मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, तो हमेशा जब आपको लोग बोलते हैं ना यार, आप आपको पता है आप कर लोगे, बट इट्स पीपल व्हाट मेकिंग यू फील दैट आप वर्थ नहीं हो, आप नहीं कर सकते हो। या फिर स्पेशली जब हम लड़कियों की बात करते हैं, तो बहुत ईजी होता है लड़कियों के केस में कि अगर वो आपके अकॉर्डिंगली आपके जो पॉइंटर्स हैं उसमें नहीं टिक हो रही है, दैट मीन्स इट्स बेटर टू कैरेक्टराइज। ठीक है, तो दैट्स वेरी इजी इन सोसाइटी। उसका पूरा कैरेक्टर जजमेंट वही हो जाता वही हो जाता है कि इफ यू नॉट मेरे टिक बटन में आप नहीं आ रहे हो, तो दैट मीन्स आप गलत हो। हाँ, तो डिसेबिलिटी के साथ भी तो ये होता है। आपने ऐसा मुझे व्हीलचेयर पे देखा, तो पहले ही माइंडसेट बना लिया कि शी इज नॉट कैपेबल टू डू एनीथिंग। बात नहीं की, ना कुछ उसकी क्वालिफिकेशन जज की, ना नॉलेज जज किया, ना उसकी स्किल जज की। आपने पहले ही जजमेंटल हो गया कि ये डिसेबल है, ये कुछ नहीं कर सकती। मेरा हमेशा कहना है कि डिसेबिलिटी का असली जो है वो सोसाइटी का ही है। अगर आपको इस किसी ने फील करा दिया कि आप डिसेबल हो, तो आप डिसेबल हो। अगर आपको फील नहीं कराया डिसेबल नहीं हो, डिसेबल नहीं, ये एक्चुअल में है। किसी ने मुझसे पूछा था कि अब वो क्या लगता है कि नजरिया कैसा होना चाहिए सोसाइटी का। मैं नजरिया तो तब होगा ना जब नजर में होगी, अब नजर में ही नहीं हो। किसी भी पॉलिसी मेकर, किसी भी सिस्टम में, कहीं भी डिसेबिलिटी नजर में नहीं है। जब नजर में नहीं है तो नजरिया कहाँ से बनेगा, परसेप्शन कहाँ से सेट होगा व्हेन यू आर नॉट इन द आईज। आई थिंक मुझे भी खुद बहुत सारी चीजें सीखने को मिली while taking this podcast, right? And trust me, everything is like you are very confident. It takes a lot of courage. जहाँ पे आप हेल्थ वाइज, बहुत सारी चीजों वाइज डेली लड़ रहे हो, but still having that fight back attitude. I mean, hats off to you. एक और चीज आप ट्रैवल बहुत करते हो फॉर इवेंट्स, फॉर योर वर्क, सो आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन क्या है जहां आप गए हो, आपको लगा हो यार वाओ दिस इज वेरी ब्यूटीफुल? मैं
आज से 6 साल पहले, बिफोर माई ब्रेन एवरेज, मैं अपने दोस्तों के साथ सिंगापुर गई थी फॉर 10 डेज। वहां जाके मुझे लगा कि वाओ, यार लाइफ कितना इजी है। मैंने एवरीवेयर इज रैम्प, लिफ्ट। अब मैंने अकेले, अगर कोई डिफरेंटली एबल्ड है तो अकेले जिंदगी अपनी जी सकता है। आपको सिंगापुर बहुत पसंद है? हाँ, मतलब अगर मुझे यहाँ निकलना है बाहर तो मुझे 4 लोग लगते हैं। एक व्हीलचेयर उठाने के लिए, एक व्हीलचेयर चलाने के लिए, एक व्हीलचेयर कहीं फंस गई तो 2 उठाने के लिए। हमारा स्ट्रक्चर ऐसा है। रोड देखो, रैंप देखो, ना लिफ्ट तो गवर्नमेंट को से मिल जाएगी आपको। प्राइवेट अगर आप किसी कैफे रेस्टोरेंट जाना है तो 100 में से 50% में लिफ्ट होगा, 50% वो स्टेयर्स होंगे। सो यू नो वहाँ पे रोड तो आप ऐसा है कि अगर मैं नेक्स्ट घर पे निकल व्हीलचेयर से जाना चाहूँ तो आई कांट इमेजिन। वहाँ अब सिंगापुर हमने मेजरली रात रात में घुमाता है, वो भी सिर्फ व्हीलचेयर से, पूरा व्हीलचेयर से, मेट्रो व्हीलचेयर। आई थिंक यू नो वहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड पीपल के लिए जो चीजें हैं वो पहले ही डिजाइंड है, पहले ही यू नो है, तो सो दैट अब यहाँ स्ट्रक्चर बनने के बाद सोचते हैं क्या अब तो बन गया, अब क्या करें, इतना तोड़ेंगे तो लॉस होगा, लीव इट, कौन किसको आना है। पहले सोचते कि सिर्फ डिफरेंटली एबल्ड नहीं, सीनियर सिटीजन्स भी हैं और डिसेबिलिटी इज द थिंग, जो ऐसा नहीं है कि बाय बॉर्न ही हो, कभी भी किसी के साथ कहीं कुछ भी हो सकता है। सिर्फ एक क्वेश्चन लास्ट कि व्हाट डू यू वांट टू से फॉर भोपाल? आप भोपाल के हैं, राइट? एंड नवाबों का शहर कहलाता है, ठीक है? बतौले चकोले यहाँ के फेमस है। उसके अलावा एक पीस है, बहुत सुकून है, बहुत पीसफुल सिटी है। मैं इतने लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ, स्टूडेंट सबसे, सबका एक ही रहता है कि भोपाल एक ऐसी सिटी है कि जो यहाँ से एक बार जाता है वो लौट के वापस आता है। यहाँ का जो पीस सुकून है वो किसी को जाने नहीं देता। पर मैं सारे भोपाल वासियों से एक रिक्वेस्ट करती हूँ, मैंने 2 साल पहले भी एक इनिशिएटिव लिया था, पर पूरा सपोर्ट ना मिलने की वजह से मेरा वो इनिशिएटिव अधूरा रह गया। जैसे होता है स्वच्छता के लिए हम अभियान चलाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान, तो मोदी जी ने 2 कैंपेन एक साथ लॉन्च किए थे, स्वच्छता और एक्सेसिबल इंडिया। स्वच्छता अभियान तो हाइप पे चला गया, एक्सेसिबल इंडिया कहीं पीछे रह गया। जैसे स्वच्छता अभियान के लिए ऑडिट होता है और शहरों की रैंकिंग होती है, तो एक्सेसिबिलिटी के लिए क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसे इंदौर नंबर 1 है स्वच्छता में, हम क्यों नहीं मिलके भोपाल को इंडिया की पहली नंबर 1 सिटी बनाए एक्सेसिबिलिटी में? Oh God. भोपालियों का सपोर्ट नहीं मिला तो कैंपेन अधूरा रह गया। चलिए, यू नो वील ट्राई कि इस वीडियो के थ्रू आपको सपोर्ट मिल सके। आई विश, वी ऑल्सो विश। ऑल्सो वन लास्ट सजेशन, वन लास्ट थिंग, जो आप जितने भी व्यूअर्स है जो आपको देख रहे हैं, आप जो कहना चाहेंगी, या फिर जितने भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं जो आपको देख रहे हैं, अगर आप उनको कुछ कहना चाहेंगी? मैं सबसे एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि जो भी आपने सपने देखे उन सपनों से कभी कंप्रोमाइज मत करना। सपने पूरे करने के रास्ते हो सकते हैं कि रास्ता आपको चेंज करना पड़े, पर सपने पूरे करने के लिए रास्ता बदलिए, पर सही रास्ता लीजिए और सपनों पे फोकस करके आगे बढ़ते रहिए और अपनी लाइफ को पर्पस ओरिएंटेड बनाइए। अगर आपकी लाइफ का एक पर्पस होगा तो आपके सपने भी आप पूरे करोगे और कभी गलत रास्ते पे भी नहीं जाओगे। इसमें मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि यूजुअली क्या होता है, लोग सपने तो बड़े देख लेते हैं पर स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं नेवर है। थिंक लाइक दिस कि ये छोटा है ये बड़ा है। स्टार्ट जहाँ से जो स्टार्ट मिल रहा है स्टार्ट बिकॉज जब आप स्टार्ट करोगे तो मैं इसमें एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपको इंदौर जाना है और आप सोचो कि आपके पास गाड़ी नहीं है, तो आप अगर पैदल भी नहीं निकलोगे तो आप कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। पर ऐसा भी हो सकता है ना कि आप जब आपने पैदल चलना चालू किया तो आपको कोई लिफ्ट मिल जाए, पर हम वो सोच के ही जब बैठे रहेंगे तो हम कभी अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। When I started my job, मेरे सारे कैंप जो बैचमेट थे
सब अच्छे पैकेज पे हम्म, प्लेस हुए थे। पर जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी, मैंने 5,000 रुपए से जॉब स्टार्ट की थी। पर मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे उस टाइम पे पैसा मैटर नहीं कर रहा था, मेरे लिए मैटर कर रहा था स्टार्ट, कि मुझे मौका मिल रहा है, मैं शुरुआत कर रही हूँ, मेरे लिए मैटर ये करता है। कोई मूवी आपको पसंद है ऐसी, आपकी कोई मुझे फेवरेट हमेशा मूवी? लाइक जो इंस्पिरेशनल मूवी होती है, लाइक बाल हो गई है ना, इस तरह की मूवीज अच्छी लगती हैं जिनमें कोई मैसेज हो। तो आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? इकबाल है, हम्म, आपका चकनी इंडिया है, हम्म, जो जीता वही सिकंदर, ये ऐसी मूवीज है जो मैं कितनी बार भी देख सकती हूँ। ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। आई थिंक मुझे बहुत Thank मजा you so आया much, ये Aisha. इंटरेक्शन। अगर आपने देखा होगा तो यूजुअली क्या होता है, जब मैं पॉडकास्ट ले रही होती हूँ तो मेरा मतलब कैमरे से भी इंटरेक्शन होता है, बट इट वाज मोर ऑफ इंटरेक्टिंग विद यू। मैं सिर्फ आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी, कई बार लाइफ में अभी ये सोचती हूँ वाई मी, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जब मेरे फादर गए तब मैं सोच तो, पर इट्स ऑल, जब आप देखोगे कई लोग की लाइफ में आपसे ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट? दे आर हैविंग मोर हर्डल्स, मोर चैलेंजेस, बट स्टिल आप लाइफ जी रहे हो, Yes. राइट? आप जैसे मैं बताती हूँ कि मैं एक मदर टेरेसा स्कूल जाती हूँ, जहाँ पे ऑर्फनेज डिसेबल बच्चे हैं सिर्फ। तो उसमें से एक बच्ची है जिसने अभी स्कूल नहीं आती थी, मन चुराती थी अपना। पर मेरे वहाँ बाबा विजिट करने से सिस्टर ने बोला कि पूनम को देखकर काजल स्टार्ट गोइंग स्कूल, कि दीदी ऐसा बनना है, ऐसा स्कूल जाना है। तो ऐसी चीज सुन के आपको लगता है कि बहुत yes, मोटिवेशन मिलता है, आपने बहुत। कुछ किया, एंड डायरेक्टली किया पर किया। Definitely, and I think after this podcast also a lot of people will get inspired. And thank you so much, Poonam, थैंक यू। and all the best for your future. And I think ये spirit जो है वो लोगों के अंदर होना चाहिए कि कोई भी situation हो, हमें fight back करना है. We should accept ourselves. जब हम खुद को accept करेंगे तभी लोग हमको accept करेंगे. एक्चुअली Okay, so that's all about this episode. Like, share and follow. And I think I'm 10,000% sure कि इस पॉडकास्ट को देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला तो है, पर क्या मिला वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। बाकी ऐसे ही पॉडकास्ट देखने के लिए चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है।